हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं आज डीबीटी 2014 पीवाई क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि हम लोग CSIR, UGC नीट, डीबीटी हर का पीवाई क्वेश्चन 1 बाय 1 करने जा रहे थे। तो हम लोग 2014 का पहला जो है एपिसोड शुरू कर दिए हैं और एक एक करके हम लोग फिर CSIR फिर डीबीटी एक एक करके सारे क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाएंगे ताकि तैयारी आपकी हो सके। क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये ऐसा रहता है कि डीबीटी, CSIR, ICMR, ये जो पीवाई क्वेश्चन अगर आप लोग करते हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने का इन द सेंस कि कभी कभी बी सेक्शंस में आपके डीबीटी का क्वेश्चन CSIR में, CSIR का क्वेश्चन डीबीटी में या ICMR में आ जाते हैं। तो आपका करने का जो ये एक बेनिफिट है कि आप क्वेश्चन अगर क्रॉस करते हैं, दूसरा आपका रिवीजन हो जाता है। तो कई सारे फायदे हैं इसके करने के और क्रॉस क्वेश्चंस भी आप बना पाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ, ताकि एक एक करके हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप तक आसानी से पहुंच सके और आपका जो प्रिपरेशन है हो सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि डीबीटी जो है 150 क्वेश्चंस देती है और इसके लिए वो 3 घंटे का टाइम देती है। ऐसा नहीं कि ICMR की तरह 150 कर दिया, सारे के सारे क्वेश्चन कंपल्सरी कर दिया और टाइम हम सिर्फ 2 घंटा देंगे, जैसे बैंकिंग की तैयारी करा रहे हैं आप, ऐसे तो ऐसा नहीं है। लेकिन डीबीटी क्या करता है, कंप्लीट आपको टाइम देता है, 150 क्वेश्चन देता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 125 क्वेश्चन ही करने होते हैं। ठीक है, पहले सेक्शन में 75 क्वेश्चन होता है जो कंपल्सरी होता है आपके लिए, सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में भी 75 होता है लेकिन आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसमें भी 75 होता है लेकिन इसमें 75 में से सिर्फ 50 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं। यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन से 125 क्वेश्चन ये आपको बनाने होते हैं। बाकी का अगर बनाते भी हैं तो मार्क्स ऐड नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक चीज आपको बता दें कि पहला क्वेश्चन बाय मिस्टेक हम लोग नहीं कॉपी मतलब प्रिंट नहीं कर पाए हैं। तो पहला ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली 2 नंबर का क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया। अ वॉच रिपेयर मैन मतलब एक घड़ी बनाने वाला आदमी नोटिस दैट द क्लॉक अंडर रिपेयर शो 12 मिनट स्लो एट 10 PM. He made an adjustment and went home. Next day at 10 AM, the clock showed 10:12 AM. At what time the clock would have shown the correct time? अब एक घड़ी बनाने वाले के पास एक घड़ी जो है रिपेयरिंग के लिए रखी हुई थी। रात के 10 बजे जब उसने घड़ी को देखी तो वो 12 मिनट स्लो चल रहा था, यानी कि 10 PM एक्चुअल टाइम था, लेकिन घड़ी में क्या टाइम हो रहा था, 9:48। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि ही मेड एन एडजस्टमेंट, ये नहीं बोल रहा है कि करेक्टिफाई किया तो अलग तरीके से बना सकते थे। लेकिन अब क्या हो रहा था, 9:48 उसने दुकान बंद किया और अपना चलता बना। सुबह जब वो 10 बजे दुकान खोला, मतलब अपना शॉप खोला, तो क्या देखता है कि उस घड़ी में कितने बज रहे थे, यानी कि 10 AM पे क्या बज रहे थे, 10:12 AM हो रहे थे। ठीक है, तो 12 मिनट अब बात आती है कि अगर यहां से देखा जाए, यहां से यहां तक देखा जाए तो घड़ी कितने मिनट टाइम रिकवर की है, 14 मिनट। क्या चल रही है, फास्ट चल रही है, 14 मिनट फास्ट चल रही है। अब 14 मिनट फास्ट चलने का मतलब है कितने घंटे में, 12 घंटे में। यानी कि 12 घंटे में आपकी घड़ी जो है कितने मिनट फास्ट हो गई, 14 मिनट फास्ट हो गई। तो 1 घंटे में आपकी घड़ी कितने मिनट चलेगी, 12 मिनट चलेगी। ठीक है, तो अब इस 12 घंटे के में दौरान यानी कि 10 PM से लेकर के 10 AM के समय एक ऐसा टाइम आएगा जब घड़ी करेक्ट टाइम दिखाएगी। और वो कौन सा टाइम होगा, जब घड़ी ये जो स्लो हुआ था, ये जो स्लो चल रही थी, इस 12 मिनट को जब वो रिकवर कर लेगी, यानी कि 12 मिनट यहाँ पे स्लो चल रही थी, जब इस 12 मिनट को जिस टाइम पे वो रिकवर कर लेगी उस समय वो करेक्ट टाइम बताएगी। फिर से एक बार सुनिए कि यहाँ अब इस 10 PM से लेकर के 10 AM के बीच एक बार जब वो इस 12 मिनट को रिकवर कर लेगी, फिर क्योंकि 24 मिनट फास्ट चल रही है तो 12 मिनट पहले रिकवर करेगी, फिर 12 मिनट आगे जाएगी। तो जिस टाइम पे वो 12 मिनट रिकवर कर लेगी उस टाइम पे वो एक करेक्ट टाइम दिखाएगी। अब कितने घंटे में वो टाइम रिकवर करेगी, अब ध्यान दीजिए, 1 घंटे में वो 2 मिनट फास्ट चल रही है, तो 12 मिनट रिकवर करने के लिए उसको कितना घंटा चाहिए, 6 आवर्स चाहिए।
यानी कि 10 PM, यहाँ जो 10 PM हो रहा है तो 10 PM प्लस 6 आवर, तो क्या हो जाएगा 4 AM हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 AM, यानी कि 4 बजे सुबह हुआ एक बार करेक्ट टाइम दिखाएगी और फिर उससे आगे जब वो चलने लगेगी तो अब अगर आपको फिर हम जोड़ के दिखा दें तो बचे हुए 6 घंटे में, क्योंकि अब 4 AM से 10 AM तक आते आते 6 घंटा हुआ, तो 6 घंटा में कितना मिनट आगे बढ़ जाएगी 12 मिनट, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि 4 बजे आपकी घड़ी जो है राइट टाइम दिखाएगी। ठीक है, चलिए अब यहां आ जाइए। अगला है आपके मीन मीडियन मोड से बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ये आपके बायोस्टैट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 15 द मीन मार्क्स। अब ध्यान आपको बता दें कि ये बायोस्टैट के क्वेश्चंस जो हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार आपके ICMR में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये ICMR में भी पूछे जाते। इन अ क्लास ऑफ 15 द मीन मार्क्स फॉर अ यूनिट एग्जामिनेशन वाज 25 with a standard deviation 0, the correct interpretation is। ठीक है, अब बात आती है कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन इज इन अ क्लास ऑफ 15। अब यहां पे मान लीजिए आपका मीन कितना है 15 है। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 0 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो होता है, ये साइन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x इंडिविजुअल माइनस मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है, n आपका क्या है यहाँ पे 15 है, मीन आपका क्या है यहाँ पे 25 है और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है 0 है। तो अगर इस फॉर्मूला को यहाँ पे रखा जाए 0 इक्वल टू रूट अंडर x इंडिविजुअल, हमको पता करना है कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का यहाँ पे इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, तो x इंडिविजुअल अगर हमको पता करना है, जैसे यहाँ पे हो गया कितना है 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो अगर इस सारे को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके सामने जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ये भी इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, रूट को भी इधर ले जाइएगा 0 हो जाएगा, फिर स्क्वायर को भी इधर उठा के ले जाइएगा 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू x इंडिविजुअल माइनस 25। अब इस 25 को अगर इधर लेके आइएगा तो 25 इक्वल टू x इंडिविजुअल, यानी कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 0 है तो एक तो ये कैलकुलेटिव फॉर्मूला हो गया, दूसरा आप ये भी बोल रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 0 है तो डिस्पर्सन आपका 0 हो गया, यानी कि हर वैल्यू से जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिखाता है कि पर ईच वैल्यू आपका कितना प्लस माइनस हो रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है तो कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा है। कैलकुलेटेड फॉर्मूला से भी हमने निकाल लिया कि ईच इंडिविजुअल का वैल्यू कितना है 25 है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है तो पर इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक 15 आदमी के पास कितने मार्क्स हैं 25 मार्क्स हैं, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। एवरीवन हैड अ स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 25। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अ पर्सन ट्रेवल 3 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। अब देखिए इस तरह का डायरेक्शनल क्वेश्चन बनाने के लिए ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी आपके ICMR में आते हैं, तो आपको पहले ये साइन बनाना होगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब जब आप नॉर्थ साउथ रहते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड जो है वो क्या होता है वेस्ट होता है और राइट हैंड जो है वो आपका ईस्ट होता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि इधर की तरफ वो कितना गया 3 किलोमीटर, एंड कंटिन्यू वॉकिंग 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहां से वो गया इधर की तरफ कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग टू करेंट पोजीशन। अब देखिए अब यहां से यहां आकर के और यहां से यहां आने पे टाइम लगेगा, यानी कि आपको 7 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो डायगोनल बनेगा आप सीधे सीधे यहां चले जाइए। तो अगर आप ये वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं तो आप बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला हम बता दें कि अगर यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो जैसे मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, तो AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर, तो AC इजकल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो AC इजकल टू रूट अंडर 9 प्लस 16, यानी कि AC इजकल टू रूट अंडर 25, यानी कि AC इजकल टू 5। तो आपका ये जो हो जाएगा 5 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर। अगर यहीं पे आपसे डायरेक्शन भी साथ साथ में पूछ लेता तो आपका आंसर होता 5 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो टुवार्ड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मोहन इज 18th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ अ रो ऑफ बॉयज, हाउ मेनी बॉयज आर दैट। अब कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे लड़के खड़े हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे लड़के खड़े हैं। ठीक है, अब मोहन खड़ा है, फिर इधर भी, तो दोनों ओर से किधर से भी गिनने पे मोहन का नंबर क्या आ रहा है, 18th आ रहा है। तो अब 18th आ रहा है, इसका मतलब इधर भी कितने लड़के खड़े हैं, 17। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17। अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये 18वां किसका नंबर का है, किसका है, मोहन का। अब इधर से भी गिनने पे मोहन का नंबर क्या है, 18 ही है। अब इधर से भी गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 17 इधर और फिर 17 इधर और बीच में 1, तो 17 दूना 34 और 1 35, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 35। टोटल नंबर बॉयज यहाँ पे कितने हो गए, 35, यानी कि फोर्थ जो है आपका राइट आंसर है। अब देखिए, कह रहा है कि सोल्डर इज रिलेटेड टू आर्मी इन द सेम वेज पीपल इज रिलेटेड टू। पीपल क्या होता है, छात्र को बोलते हैं या स्टूडेंट को, या स्टूडेंट, दूसरे पीपल क्या है, साइनोनिम्स है स्टूडेंट का, इज रिलेटेड टू। अब देखिए, सोल्जर रिलेटेड टू आर्मी, सोल्जर मिलके क्या बनाता है, आर्मी बनाता है, मतलब एक ग्रुप हो गया सोल्जर। आर्मी क्या है, एक ग्रुप हो गया सोल्जर्स का। ठीक है, अब यहां पे दो चीज, टीचर तो नहीं होगा पहली बात, स्टूडेंट यहां पे सीधा सीधा हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। अब बचा क्या है, एजुकेशन और क्लास। यहां पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है। एजुकेशन क्या है, एक सिस्टम है, कोई ग्रुप नहीं है स्टूडेंट का। ग्रुप क्या है, क्लास है। तो स्टूडेंट का ग्रुप एजुकेशन नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन क्या है, एक सिस्टम है। और क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। तो यहां पे इसके अगर वे में देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लास हो जाएगा। मतलब जैसे सोल्जर के लिए आर्मी है, वैसे ही स्टूडेंट के लिए क्या है, क्लास है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखिए यहां पे देखा जाए तो सीरीज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है। देखिए, अब देखिए यहां पे क्या है, जैसे +5, ठीक है, और यहां पे आइए -2, और फिर यहां पे आ जाइए +8, और फिर यहां पे आपको बताना है। ठीक है, +8 हो गया। अब यहां पे +5 था और यहां पे +8 हो गया। ठीक है, अब फिर यहां पे क्या होगा, यहां पे कुछ ना कुछ निगेटिव ही जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए +8 फिर माइनस फिर प्लस, फिर यहां पे क्या होगा, कुछ ना कुछ माइनस होगा। यानी कि यहां जो नंबर आएगा वो 14 से कम आएगा, और फिर यहां पे कोई प्लस साइन होगा, तो मतलब कोई प्लस ही होगा, तो ये फिर यहां पे साइन बढ़ जाएगा। यानी कुछ ना कुछ यहां पे कम नंबर होगा। ऑप्शन में भी देखिए कोई कम नंबर ही है। अब आती है कि वो नंबर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए समझते हैं इसको। यहां पे आपने क्या किया, अब यहां पे देखिए +5 था,
इसमें से आपने -3 को किया, -3 किया, +5 -3 क्या बचा, -2। उस -2 को यहां पे कम कर दिया, ठीक। अब फिर यहां पे +8 -3 क्या आया, 5। अब यहां पे आपने क्या कर दिया, -5 कर दिया। क्या कर दिया आपने, -5 कर दिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका 9, ठीक। अब देखिए आपका ये है कि आप +8 यहां पे कैसे आया, तो 8 कैसे, अब देखिए +5 से आपने जब माइनस किया तो यहां पे माइनस किया, मतलब यहां से 5 में से 3 को कम किया तो यहां पे माइनस कर दिया जितना आया। 8 में से 3 को कम करने पे जितना आया उसको ऊपर माइनस कर दिया। अब यहां देखिए +5 और 3 कितना हुआ, 8, तो 8 आपने यहां पे प्लस कर दिया। और +8 और +3 कितना हुआ, 11 + 11, तो 11 यहां पे प्लस कर दिया तो 9 11 20 हो गया। तो कम करने पे जितना आएगा उसको ऊपर वाले में माइनस कर देना है, और जोड़ने पे जितना आएगा उसको नीचे वाले में प्लस कर देना है। तो वही आपका आंसर हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको, जैसे 3 और 8, 3 + 5 हो रहा है यहां पे, अब तो यहां पे 8 हो गया। अब 5 में से 3 को घटाने पे जितना आएगा उसको यहां पे माइनस कर दीजिए, तो यहां का नंबर हो गया। अब फिर आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस कैसे करिएगा, 5 में से 3 को जोड़ दिया, जितना आया उसको यहां पे प्लस कर दिए, और फिर 8 में से 3 को घटाने पे जितना आया उसको माइनस कर दिए। अब फिर 8 और 3 को जोड़ने पे जितना आया उसको यहां पे प्लस कर दिए। अब फिर एक एग्जांपल इधर भी देख लेते हैं। अगर यहां पे एक और एग्जांपल हो तो आप समझिए आप क्या सोचते हैं, क्या आना चाहिए यहां पे, 11 - 3 कितना हुआ, कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, -8, यानी कि यहां का नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे आपको जाना है तो 11 3 14, यानी कि यहां का नंबर 26 हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये सीरीज बना हुआ है, यानी कि यहां पर नंबर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ई के बाद वाला सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम एमोंगेस्ट आंसर फिगर्स विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज एज एस्टेब्लिश्ड बाय द 5 प्रॉब्लम फिगर्स, ठीक है। यानी कि 5वें के बाद जो अगला फिगर आएगा वो कौन सा फिगर होगा इसमें से, ठीक है। अब देखिए जब इस आप फिगर को, ये क्या कर रहा है, अब ध्यान दीजिए, ये जो यहां पे देखिए, ये जो साइन है यहां पे, ये क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। यहां भी देखिए एन और एन, यहां देखिए एल और एल, फिर यहां भी देखिए, ठीक है। फिर वैसे ही इस जेड का मिरर इमेज क्या होगा, यहां पे सी होगा। क्या होगा, सी होगा, यानी कि तीसरा नंबर ये वाला, ठीक है। तो यानी कि ये तीसरा नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा इस 8वें नंबर क्वेश्चन का। अब यहाँ पे हम बता दें ये 9वां नंबर क्वेश्चन, और ये जो एजम्पशन है ये थोड़ा ऊपर हम लोग प्रिंट कर चुके हैं। तो ये जो एजम्पशन जो दिया हुआ है एजम्पशन 1 और 2, वो इस क्वेश्चन का एजम्पशन है 9वें नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। द सीईओ ऑफ अ कंपनी इशूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड एवरीवन अलाउंस टू आवर एम्प्लॉयज, विच ऑफ द एबव एजम्पशन इज इम्प्लाइड, ठीक है। चलिए कह रहा है पहला एजम्पशन क्या है, कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन एंड रिवार्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। देखिए अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा एजम्पशन जो है वो आपका, विच ऑफ द एबव एजम्पशन इज इम्प्लाइड। The CEO of a company issues the following statement in order to bring punctuality in our office. We must provide convenience allowance to our employees. We must provide convenience allowance to our employees. Which of the above examples is implied? Convenience allowance will not help in punctuality. देखिए convenience allowance to our employee, अगर आप एम्प्लॉय को अलाउंस देते हैं तो उनकी पंक्चुअलिटी इंक्रीज होगी, ये एक सही बात है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये आपका
स्टेटमेंट जो है सही नहीं होना चाहिए। दूसरा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड रिवार्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। देखिए डिसिप्लिन भी दीजिए, लेकिन साथ में अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवार्ड भी दीजिए हैंड टू हैंड, मतलब सेम टाइम पे। तो मुझे लगता है कि एजम्पशन नंबर 2 जो होना चाहिए वो आपका राइट होना चाहिए। दोनों तो नहीं होगा, तो एजम्पशन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब यहां ध्यान दीजिए। अ मैन हैज सम बफेलोज एंड डक्स। इफ द नंबर ऑफ हेड 70 एंड द नंबर ऑफ लेग इज 200, देन द नंबर ऑफ बफेलोज इज। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है 2h माइनस L/2। अब h क्या हो गया यहां पे, नंबर ऑफ हेड, और L यहां पे क्या हो गया, नंबर ऑफ लेग्स। लेकिन ये किसके लिए है, 2 लेग्स एनिमल के लिए फॉर्मूला है कि 2 लेग्स एनिमल का अगर निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगा दें। लेकिन यहाँ पे किसका पूछ रहा है, बफेलोज का पूछ रहा है, तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। तो पहले अगर हम 2 लेग का निकाल लें और 2 लेग का निकाल के नंबर ऑफ हेड से उसको कम कर ले तो हमको 4 लेग वाले का मिल जाएगा। चलिए, तो 2 लेग वाला का क्या है, डक्स है। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला रखें, पुट करें तो 2 गुना हेड कितना है 70 माइनस एल कितना है 200 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 140 माइनस 100 इक्वल टू 40। ठीक है, तो यानी कि डक्स की संख्या कितनी हो गई 40। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स यहाँ पे कितने हैं 70। तो अगर 70 में से 40 हम माइनस कर लें तो बफेलोज की संख्या निकल जाएगी, यानी कि 30। तो बफेलोज की संख्या कितनी हो गई 30। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है वो 2 लेग्स एनिमल्स के लिए। तो अगर सीधे 2 लेग्स पूछता है तो जो आया वो आपका आंसर हो गया। अगर 4 लेग्स की बात आती है तो ये इसका जितना आंसर आएगा, मतलब अमाउंट आएगा, उसको टोटल हेड से घटा लीजिए, माइनस कर लीजिए, जितना आएगा वो आपका 4 लेग्स एनिमल का नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है आइडेंटिफाई द पेयर दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप सिमिलर टू एक्सप्रेस्ड इन। अब डे इज टू वीक। अब क्या है, डे को मिला करके क्या बनता है, वीक बनता है। क्या बनता है, वीक बनता है। मतलब डे एक छोटा क्वांटिटी है और वीक क्या है, बड़ा। ये मतलब स्मॉल क्वांटिटी है और ये एक लार्ज क्वांटिटी है। तो लेकिन अब यहां पे देखिए, फुट क्या है, इंच से फुट बनता है, लेकिन इंच से क्या बनता है, फुट बनता है। फुट से इंच नहीं बनता है, इंच से फुट बनता है। तो यानी कि ये गलत हो गया। सेकेंड और टाइम ये सही हो सकता है, लेकिन ये टाइम कोई क्वांटिटी नहीं है, पहली बात। क्योंकि वीक क्या है, अब देखिए टाइम कुछ भी हो सकता है, वीक में क्या है, ये दो देखिए, ये दोनों काउंटेबल नंबर है। डे क्या है 1 2 3 4, वीक क्या है 7 डे को मिला करके, 7 डे को मिला करके एक वीक बनता है। लेकिन सेकेंड को मिला के आप कितना टाइम बनाइएगा ये यहाँ पे मीजर नहीं है, तो ये काउंटेबल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। टाइम एंड ड्यूरेशन सेम चीज यहाँ पे है, तो ये भी नहीं होगा। हेक्टेयर एंड हेक्टेयर, देखिए एकड़ एंड हेक्टेयर ये आपको पता है। देखिए 2.5 एकड़ इक्वल टू 1 हेक्टेयर होता है। वैसे ही 7 डे बराबर 1 वीक होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये काउंटेबल है। ये यहाँ पे टाइम कुछ भी आप रख सकते हैं, सेकंड मिला कुछ भी टाइम बना दीजिए, टाइम रख के कुछ भी ड्यूरेशन बना दीजिए, ये नहीं चलेगा। लेकिन डे क्या है और वीक क्या है, दोनों लिमिटेड नंबर है। एक दिन 2 दिन 4 दिन। वैसे ही 7 डे को मिला करके क्या बनता है, 1 वीक बनता है। वैसे ही 2.5 एकड़ को मिला करके 1 हेक्टेयर बनता है। तो दैट इज द काउंटेबल नंबर। तो ये काउंटेबल मतलब क्वांटिटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब कह रहा है 300 बेस पेयर लॉन्ग बी फॉर्म ऑफ प्लाज्मिक डीएनए हैज 20 कंप्लीट टर्न्स दिस डीएनए मॉलिक्यूल। अब ध्यान दीजिए 300 बेस पेयर लॉन्ग है, बनाता कितना है 20 टर्न्स बनाता है। तो पर टर्न्स कितने नंबर आएंगे, पर टर्न्स आपके आएंगे 300 में से 20 से भाग दीजिए, यानी कि 15 बेस पेयर। ठीक है, एक टर्न में।
जो नॉर्मल डीएनए होते हैं, रिलैक्स मतलब जो नॉर्मल डीएनए होते हैं, उसका पर टर्न कितना बेस पेयर होता है? 10⁵ इस डिसिमल कोड रहेगा तो यहाँ यानी कि 3000 डिवाइडेड बाई 105, अगर इससे इसके कीजिएगा तो मुझे लगता है 28 पॉइंट कुछ नंबर आना चाहिए। अब देखिए, तो नॉर्मल डीएनए में पर टर्न मतलब एक टर्न में कितने बेस पेयर हो गए? 28 बेस पेयर, मतलब कुछ डिसिमल में भी होंगे। लेकिन यहां पे एक बेस पेयर में कितने हैं? 15 बेस पेयर है, यानी कि नंबर ऑफ बेस पेयर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि ये क्या है? निगेटिवली, यानी कि टाइट, सुपर कॉइलिंग क्या की गई है? और टाइट की गई है। तो सुपर कॉइलिंग जितना टाइट होगा, सुपर कॉइलिंग जितना टाइट होगा उतना क्या होगा? टर्न बढ़ेगा और पर टर्न नंबर ऑफ बेस पेयर घटेगा। सुपर कॉइलिंग जितना रिलैक्स्ड होगा, यानी कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होगा, टर्न घटेगा और पर टर्न बेस पेयर बढ़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए यहां पे क्या हो रहा है? पर टर्न बेस नंबर ऑफ बेस पेयर घट रहा है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है। अब पर टर्न अगर बेस पेयर बढ़ जाता है तो वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। अगर नॉर्मल है, इतना का इतना ही है, जैसे 28 है रिलैक्स्ड में, तो रिलैक्स है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं। अब कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज पॉलिंड्रोम। पॉलिंड्रोम में क्या होता है? पॉलिंड्रोम एक ऐसा सीक्वेंस है, अगर डीएनए की बात की जाए तो जैसे मान लीजिए ये 3' to 5' है और ये 5' to 3' है। ठीक है, तो पॉलिंड्रोम का मतलब है जो कि 3' to 5' जो पढ़ा जाता है, सेम सीक्वेंस, उसके कॉम्प्लीमेंट्री में ये 3' to 5', उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में 3' to 5' पढ़ा जा सके। ठीक है, तो यहां पे मुझे लगता है एक ही सीक्वेंस है जैसा होता है। जैसे देखिए, दूसरा आप पहचान सकते हैं कि वैसा सीक्वेंस जिसका आधा दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो। जैसे मान लीजिए ACC GGT। ठीक है, अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, A का कॉम्प्लीमेंट्री T, C का कॉम्प्लीमेंट्री G और G का कॉम्प्लीमेंट्री C। अब यहां ध्यान दीजिए, आप अगर मतलब पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट्री लास्ट वाला, अब देखिए यहां पे क्या है, सीधे इसको पहचान सकते हैं। यहां पे A है लेकिन लास्ट वाला क्या है? C है, तो ये नहीं हो पाएगा। यहां पे ये है लेकिन लास्ट वाला G है, यानी कि ये भी नहीं होगा। यहां पे C है लेकिन लास्ट वाला T है, ये भी नहीं होगा। अब यहां देखिए, यहां पे A है लेकिन लास्ट वाला T है, तो इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो फिर आगे बढ़िए, G है, यहाँ पे C है, ये भी हो जाएगा। G है, C है, ये भी हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट होगा। अब इसको यहां रख के हम दिखा देते हैं, जैसे A G G C C T। अब यहां पे आ जाइए, A G G C C T। ठीक है, अब इसको पढ़िए, A G G C C T। अब इधर से पढ़िए, A G G C C T। तो ये आपका क्या हो गया? पॉलिंड्रोम सीक्वेंस हो गया। ठीक है, चलिए। द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एन mRNA इज 5' UAA UAG CC। अब ये एक सीक्वेंस है। अज्यूमिंग दैट द राइबोसोम कुड ट्रांसलेट दिस mRNA। ठीक है, हाउ मेनी एमिनो एसिड लॉन्ग वुड यू एक्सपेक्ट द रिजल्टिंग पॉलीपेप्टाइड चेन टू बी। अब देखिए, इसमें अगर UAA को देखा जाए तो ये स्टॉप कोडोन है, इससे कोई भी एमिनो एसिड कोड नहीं होगा। AUG आपका पहला कोडोन है, ये कोड करेगा। UAG देखिए, 3 तरह के स्टॉप, UAA UAG और आपका UGA, ये तीनों स्टॉप कोडन, ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेंगे, यानी कि ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। और यहां अगर टर्मिनेट हो गया तो इन दोनों का कोड करने का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि 3' पे वो टर्मिनेट हो जाएगा, ये तो दोनों ऐसे ही कोड नहीं कर पाएंगे। यानी कि कोड कौन कौन से करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। अब कह रहा है यहां पे, ये इस तरह के मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं ICMR में। ये आपके CSIR और UGC में भी पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 152, द सम ऑफ दिस 2 नंबर्स। अब मान लीजिए कि ये दोनों नंबर क्या है? एक A माइनस B, तो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स क्या है? इजकल टू 4।
डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या है 152। तो अगर इसको हम लोग फॉर्मूला में बनाए तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर सॉल्व कीजिए तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है, इजकल टू क्या है 152। अब ए माइनस बी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी कि ए माइनस बी की जगह हम क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं, ए प्लस बी इजकल टू 152। तो ए प्लस बी इजकल टू 152 डिवाइडेड बाई 4, कट के क्या हो जाएगा 38, क्या हो जाएगा 38, यानी कि a प्लस बी जो क्या कह रहा है द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, तो सम यहाँ पे है तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 38, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पे आ जाइए। 1 मोल ऑफ NaDH सॉल्यूशन गेव एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.31 OD, ठीक है, एट 340 नैनोमीटर वेवलेंथ विद 1 सेंटीमीटर क्यूबेड पाथ लेंथ, ठीक है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaDH इन द सॉल्यूशन। अब देखिए एब्जॉर्बेंस जो होता है, एब्जॉर्बेंस एट 340 नैनोमीटर इजकल टू एप्सिलॉन CL। L क्या हो गया पाथ लेंथ हो गया, C क्या हो गया कंसंट्रेशन हो गया, और एप्सिलॉन जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कांस्टेंट वैल्यू है एब्जॉर्बेंस का, इसको एब्जॉर्बेशनल कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। एब्जॉर्बेंस यहाँ पे क्या हो दिया हुआ है 0.31, कांस्टेंट वैल्यू क्या है यहाँ पे 62 पर मोल पर सेंटीमीटर पाथ लेंथ, ठीक है। अच्छा C क्या है हमको पता करना है, और पाथ लेंथ क्या है 1 है, ठीक है। तो C पता करना है तो सीधे अब कुछ नहीं करना है आपको, C इधर रह जाएगा 0.31 डिवाइडेड बाई 620 इक्वल टू C। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 50 माइक्रोमोलर आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल present in 1 ml of 250 माइक्रोग्राम पर ml सॉल्यूशन ऑफ 10 kDa प्रोटीन विल बी। अब देखिए मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, मोल इजकल टू मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मास क्या हुआ दिया हुआ 250 माइक्रोग्राम, ठीक है, और ये क्या है 10 kDa 10,000 किलो डाल्टन, ठीक है। तो अब इसको किलो डाल्टन में है तो इसको पहले आप ग्राम में बदल दीजिए, इसको भी ग्राम में कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। इसको कैलकुलेट कीजिए आपका आंसर हो जाएगा 1.50 इंटू 10⁻16, ठीक है। यानी कि एक मोल में इतना नंबर, ये एक मोल में इतना नंबर तो इतना मोल में कितना नंबर, तो एक मोल में जो ये टोटल मोलारिटी हो गया, मतलब टोटल मोल हो गया, और एक मोल में चूंकि इतना नंबर है तो जितना मोल आएगा उसमें इससे गुना कर दीजिएगा तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, ठीक है। अ प्रोड्यूसर मस्ट सेलेक्ट अ पेयर कंसिस्टिंग ऑफ 1 लीड एक्टर एंड 1 सपोर्टिंग एक्टर, ठीक है, फ्रॉम 6 कैंडिडेट। आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं आपके 6 हैं, ठीक है। पेयर कंसिस्ट ऑफ 1 लीड एक्टर एंड 1 सपोर्टिंग एक्टर फ्रॉम 6 कैंडिडेट। द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स दैट कुड बी सिलेक्टेड। अब इसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं आपको 1 लीड एंड 1 सपोर्टिंग, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ R हो जाएगा 2। हम आपको बताते हैं हम क्यों बता रहे हैं। अब देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से बता सकते हैं। पॉसिबल, यहाँ पूछ रहा है कि पॉसिबल पेयर कितने होंगे, तो अब बात आती है कि आपके पास कैंडिडेट कितने हैं। 2 तरह से बना सकते हैं, एक पहले हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं परम्यूटेशन का, जैसे PNR इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो n हमारे पास कितना है 6, तो 6 अगर n का यहाँ पे हम लिख देते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल हमारे पास कितना है 6, 5, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे n माइनस r हमारा कितना हो जाएगा, n माइनस r अगर हम करें तो 6 माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी कि 4 का फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 30। एक पहला हो गया। दूसरा इससे थोड़ा आसान हम बता दें आपको
अब देखिए हमारे पास कैंडिडेट कितने हैं, 6 हैं। अगर इसमें से हम एक लीड कैरेक्टर ले लेते हैं, एक लीड कैरेक्टर ले लेते हैं, तो हमारे पास जो सपोर्टिंग एक्टर है उसके लिए कितने, तो एक लीड कैरेक्टर हो गया, तो सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए हमारे पास कितने कैंडिडेट बचते हैं, 5। ठीक है, तो सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए कितने बचते हैं, 5, है ना। तो 6 देखिए हमेशा 6 कैंडिडेट अवेलेबल रहेंगे किसके लिए, लीड के लिए, जबकि 5 किसके लिए अवेलेबल रहेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं ना। 6 में से एक आप हमेशा लीड के लिए ले रहे हैं, तो हमेशा 6 रहेगा, 6 कैंडिडेट हमेशा अवेलेबल रहेंगे किसके लिए, लीड कैरेक्टर के लिए, जबकि सपोर्टिंग के लिए हमेशा कितने रहेंगे, 5। तो आप पेयर कितना बना पाइएगा, 6×5 = 30। इससे भी आप बना सकते हैं। बाकी आप फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो आप आसानी से फॉर्मूला से बना सकते हैं, यानी कि दोनों से आपका आंसर आएगा 30। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके पैसेज का क्वेश्चन है। अब पैसेज आप पढ़ करके बना सकते हैं। अब चूंकि ये है कि हम पैसेज यहाँ पे नहीं बना सकते, लेकिन हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। आप आंसर इसको पैसेज को आराम से पढ़िएगा, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर कमेंट कीजिएगा तो हम आपका PDF आपको इसका अवेलेबल करा देंगे, आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको PDF चाहिए तो हम आपको PDF अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, बस आज का पैसेज का जो आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। हाँ, आपको एक चीज बता दें कि अभी तक हम जैसे बता रहे थे कि हमारा क्वेश्चन पहला मिसप्रिंट मतलब प्रिंट नहीं हो पाया था, जिसके कारण नंबर डिफरेंस चल रहा था। तो ये हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ से हमारा आप क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 19वें नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक्चुअली एक नंबर दे दिए थे, अब वो नंबर हट गया, अब यहाँ से हमारा नंबर शुरू हो जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन अलग नंबर नहीं है, ये 19वें नंबर का ही, 19वें नंबर पैसेज का ही एक क्वेश्चन है, उसी के साथ जुड़ा हुआ। तो ये हम 19 नंबर ही लेते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग थोड़ा नंबर डिफरेंस कर दिए थे। अब यहाँ से हमारा जो ये 20 है ये एक्चुअल 20 है, इसके बाद 21 आएगा, वो एक्चुअल 21 होगा। ठीक है, चलिए। तो अकॉर्डिंग टू एबव पैसेज द स्ट्रक्चर ऑफ फीस स्कूल इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर वैसे ही 20 नंबर पैसेज है, इसको पढ़ने के बाद आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 20 नंबर, वो आपका 3rd नंबर आंसर होगा। आपको पढ़ के ध्यान से बनाना होगा। पैसेज में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, है ना। फिर आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन है द बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, वो उसमें आपको हो जाएगा 2.55। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 22वां नंबर जो क्वेश्चन, ऑन अ ब्राइट सनी डे अ हेल्दी पर्सन वॉकिंग ऑन अ टार रोड शो द लेग ऑफ डियर वेयर ब्लड और वेवी ऑन अ सरफेस फार अहेड ऑफ हिम, दिस यूजुअल इमेज फॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ। देखिए कह रहा है कि ऑन अ ब्राइट सनी डे अ हेल्दी पर्सन विथ परफेक्ट आई साइट, ठीक है, वॉकिंग ऑन अ टार रोड। टार रोड कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे पीच रोड, PCC जो पीच रोड जिस पे आपका टार लगा होता है, एक तरह से आप बोले कि ब्लैक रोड जिसको आप बोलते हैं। सो द लेग्स ऑफ अ डियर वेयर ब्लड और वेवी, ठीक है, ऑन द सरफेस फार अहेड ऑफ हिम, दिस अनयूजुअल इमेज फॉर्मेशन। आपने सुना होगा क्या बोलते हैं इसको, मृग का, जो कि आपको रेगिस्तान में कभी कभी देखा जाता है कि काफी दूर से आप देखिएगा तो रेगिस्तान के चमकने के कारण वहां पे वाटर फॉर्मेशन दिखा जाता है। तो ये जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। वैसे ही जब आप पीच पे चलते हैं तो पीच पे भी कभी कभी आपको क्या होता है कि आपके बहुत थोड़ा से आगे जब गाड़ी में आप बैठे होते हैं तो शीशा से जब आप आगे देखिएगा तो आपको लगेगा कि कुछ दूर पे पानी लगा हुआ है। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर लगेगा कि वो पानी अब कुछ और दूर आगे जा रहा है। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो एक ब्लड जो इमेज है आपके आंख के सामने बनेगा। तो वो एक्चुअली आपकी आंख का दोष नहीं है, वो जो क्या बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, उसके कारण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द इंट्रोपी में बी मैक्सिमम। देखिए इंट्रोपी का बढ़ने का कारण होता है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अनअरेंज्ड वे में बहुत सारे हों तो इंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया, क्लास फुल ऑफ स्टूडेंट विदाउट द टीचर बीइंग प्रेजेंट। अब देखिए बिना टीचर का अगर कोई क्लासरूम है तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, नॉन अरेंज्ड वे में होते हैं, बिखरे होते हैं, कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है। लेकिन क्लास में अगर टीचर आ जाए तो वो एक रो में बैठे रहते हैं ना। लेकिन
अगर टीचर नहीं है तो वो ऐसे 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 बिखरे थे। तो या तो इस कंडीशन के मुकाबले इस कंडीशन में क्या होती है कि इंट्रोपी ज्यादा होती है, उनके भागने के कारण इंट्रोपी क्या होती है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा। वैसे ही तीसरा ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं, अ क्लास फुल स्टूडेंट आंसरिंग एन एनुअल एग्जामिनेशन मॉनिटर्ड बाय वीडियो कैमरा, क्योंकि सीसीटीवी लगा हुआ है तो वो उनको पता है कि सीसीटीवी लगा हुआ है, बाहर से हमें कोई बैठ के देख रहा है, तो वो भी अपने अरेंज्ड वे में रहेंगे, यानी कि यहाँ भी इंट्रोपी जो है इसके मुकाबले कम ही रहेगी। एंड इम्पटी, क्लास इम्पटी है तो इसके नहीं होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। What is the pH of 10 to the power 8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2O? अब बात हो रही है यहाँ पे सॉल्यूशन की, और अगर pH की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे टोटल तो pH जो होगा वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन HCl प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन H2O। ठीक है, तो ये कैसे आप निकाल सकते हैं What is the pH? अब ये आप कैसे निकालेंगे हम आपको बता दें। जैसे ये क्या है 10 टू द पावर, जैसे हम ऐसे लिख देते हैं आपका HCl, यहाँ पे H क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -8 प्लस H2O, यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर -7। ये 10 टू द पावर -8 को हम 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस 10 टू द पावर 7। ठीक है, ये आपको हो जाएगा, ये टोटल H प्लस है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा टोटल H प्लस कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -7। तो अगर यहाँ पे हम लोग pH निकालें इसका, तो pH जो हो जाएगा आपका log 1.1 प्लस log 10 टू द पावर -7। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो फॉर्मूला आएगा, आप log निकालिएगा तो 6 पॉइंट, ये आपको हम आपको बता दें, चूँकि सॉरी यहाँ पे -log 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। तो 10 टू द पावर 7 माइनस 4 सॉरी 1, और यहाँ पे हो जाएगा 0.41। ठीक है, ये जो आपका आएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है, तो ये आपका 7.041। जब इसको माइनस कीजिएगा 7 के लॉग से, क्योंकि ये log 10 का पावर 7 10 टू द पावर 7 का जो लॉग होगा, log 10 टू द पावर 7 का जो लॉग होगा वो 7 ही होगा, और इसका 1.1 का निकलेगा तो 0.41 के आसपास आएगा। तो ये 6.95 के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो पहले आप H प्लस का चूंकि ये सॉल्यूशन है तो आप इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन HCl में भी निकालिएगा और H प्लस का कंसंट्रेशन वाटर में भी निकालिएगा। दोनों को जब ऐड कीजिएगा तब आपको पावर ऑफ H प्लस यानी कि pH मिलेगा। ठीक है, ये इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, The two most common processes that lead to production of multiple functional protein from same DNA sequence। अब कह रहा है कि वो कौन से प्रोसेस हैं जो एक ही डीएनए से दो अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं। अब ये पहला तो हो जाता है जैसे आपने पढ़ा होगा कि स्प्लाइसिंग, एक होता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है कि जैसे कि यहाँ से ना करके यहाँ से हमने किया, मतलब बीच वाले प्रोटीन जीन्स को छोड़ दिया, चाहे एक्सॉन्स को छोड़ दिया, इंट्रॉन्स को छोड़ दिया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस एक्सॉन को छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो अगर स्प्लाइसिंग अल्टरनेट हो रहा है, चाहे स्प्लाइसिंग में चेंजेज आ रहा है, तो वो आपके प्रोटीन्स को चेंज कर देगा। या आरएनए एडिटिंग, तो एक ही डीएनए से आरएनए एडिटिंग या स्प्लाइसिंग द्वारा हम दो अलग अलग तरह के प्रोटीन सीक्वेंस फंक्शनल प्रोटीन्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, कभी कभी होता है क्या है कि स्प्लाइसिंग जो है वो यूकैरियोटिक जीन का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आपके प्रोकैरियोटिक्स में भाग नहीं लेता है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए, चाहे प्रोकैरियोटिक आरएनए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब यहाँ पे हमको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है।
पहला कह रहा है द पोटेशियम चैनल अलाउ पोटेशियम आयंस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है क्योंकि पोटेशियम चैनल है तो पोटेशियम को ही अलाउ करेगा। पोरिन्स अलाउ क्लोराइड आयन टू पास थ्रू, नहीं, पोरिन्स जो होते हैं ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ये क्लोराइड आयन को पास नहीं करते हैं, इट्स यूज्ड फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। थर्मोजेनिन अलाउ H+ टू पास फ्रॉम द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू मैट्रिक्स, ये भी आपका राइट आंसर है, मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। द गैप जंक्शन चैनल अलाउ आयंस टू पास थ्रू द साइटोसोल ऑफ द वन सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इन द साइटोसोल इज इनकरेक्ट। इट मेक्स एटीपी, अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है तो इट मेक्स एटीपी, ये राइट है, करेक्ट है, यानी कि एटीपी का निर्माण ग्लाइकोलाइसिस में होता है, कम ही होता है लेकिन होता है। इट मेक्स एसिटाइल कोएंजाइम, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम जो है आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इट इंटरैक्ट विद द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, सही बात है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो पेंटोज फॉस्फेट पीपीपी पाथवे में इंटर करता है। इट कैन फीड टू ग्लूकोनियोजेनेसिस, आपका पाइरुवेट जो है आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस में इंटर करता है, या अगर आपका एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो वहां पे बनने वाला लैक्टेट जो है, यानी कि पाइरुवेट और लैक्टेट जो है आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस में प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। द ट्रिप्टोफैन इज ट्रांसक्राइब्ड व्हेन, अब कह रहा है कि कब ट्रांसक्राइब होगा। पहला कह रहा है कि ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन सेल इज हाई, देखिए जब ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन हाई है तो ट्रांसक्राइब्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन क्या होता है कि वहां पे जाके बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो उसके रिप्रेसर साइट पे, तो रिप्रेसर साइट जैसे ही बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ट्रिप्टोफैन ब्लॉक हो जाता है। द ट्रिप प्रोसेसर इज बाउंड टू ट्रिप्टोफैन और अ सिमिलर शेप्ड molecule. The trip repressor is bound to tryptophan और नहीं, bound to tryptophan, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ट्रिप्टोफैन से बाउंड नहीं करता है। ट्रिप्टोफैन इज बाउंड टू एपो रिप्रेसर, नहीं ये भी नहीं होगा। द एप्रोप्रिएट को रिप्रेसर इज एब्सेंट, हाँ अब देखिए कह रहा है कि ये एपो रिप्रेसर से बाइंड करता है, तो क्योंकि हमको ट्रांसक्रिप्शन कराना है, ब्लॉक नहीं करना है। द एप्रोप्रिएट को रिप्रेसर जब एब्सेंट होगा तो रिप्रेसर साइड आपका क्या होगा, ओपन रहेगा, और रिप्रेसर साइड अगर आपका ओपन है, को रिप्रेसर एब्सेंट है तो आपका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा। ठीक है, ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स इन, देखिए पेरोक्सीसोम्स तो नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होता है, लाइसोसाइम्स में भी तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ग्लाइकोसिलेशन किया जाता है। दैट मीन्स द ग्लूकोज मॉलिक्यूल वाज एडेड ऑन द फंक्शनल प्रोटीन्स। पीएमएसएफ ये क्या है, एक प्रोटीएज है, प्रोटीएज इनहिबिटर है। इसको हम लोग जैसे प्रोटीन प्यूरिफाई अगर प्रोसेस कर रहे हैं तो उस समय डाला जाता है, क्योंकि प्रोटीन प्यूरिफाई करने पर अगर प्रोटीएज प्रेजेंट होगा तो आपका जो फंक्शनल प्रोटीन है आप प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए उसमें पहले ही पीएमएसएफ डाल दिया जाता है कल्चर में ताकि आप प्रोटीन वहां से प्राप्त कर। तो ये जो है काइमोट्रिप्सिन को जो है इनहिबिट बेसिकली करता है। ठीक है, चलिए इनेट इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाय, इनेट इम्यूनिटी कहने का मतलब है कि वैसी इम्यूनिटी जो बर्थ टाइम से ही प्रेजेंट हो। ठीक है, बर्थ टाइम से ही प्रेजेंट हो, तो वो उस समय क्या होता है, आपका टॉल लाइक रिसेप्टर जो होता है वो प्रेजेंट होता है और ये डायरेक्टली माइक्रोब्स को क्या कर देता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, उससे बाइंड कर जाता है। तो टॉल लाइक रिसेप्टर जो है एक तरह से आपका इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट्स है। ठीक है, ये आपका फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर नहीं होगा, इंटेग्रीन भी नहीं होता है, जी प्रोटीन कपल आपको साइटोकाइनिन बाइंडिंग रिसेप्टर्स होता है, तो ये तीनों में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम व्हाइल आवर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स चिंपैंजीज हैव 24। ओके, क्रोमोसोम्स स्टडीड indicate that some point early in human evolution, two chromosomes simultaneously broke into a large portion and a small portion. The large parts combined to form a large chromosome and a small part combined to form a much smaller chromosome, which was subsequently lost. This important chromosomal change could be best described. अब देखिए कह रहा है कि ह्यूमंस में कितना है
23 है, और हमारा जो क्लोजेस्ट एंसिस्टर है चिंपैंजी उसमें कितना है 24 है। अब बात आती है कि ये एक प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है जिसमें बोला जा रहा है कि उसी प्रोसेस के द्वारा शायद 24 से 23 हो गया होगा। वो कौन सा प्रोसेस है? कह रहा है कि एक लार्ज क्रोमोजोम था, ठीक है, जिसके एक लार्ज आर्म से और एक स्मॉल आर्म्स थे, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि कह रहा है कि हुआ क्या होगा कि ये इसके दोनों लार्ज आर्म्स टूटे होंगे और ज्वाइंट होकर के एक क्रोमोजोम इसने बना लिया, लेकिन ये जो दोनों स्मॉल आर्म्स से थे वो जब जुटे तो एक छोटा क्रोमोजोम बनाया, ठीक है। तो मतलब ये बड़े पार्ट से एक बड़ा क्रोमोजोम बना और ये छोटे पार्ट से एक छोटा क्रोमोजोम बना। ये क्या हुआ? एग्जिस्ट किया, लेकिन ये क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। क्या हो गया? लॉस्ट हो गया। तो दो क्रोमोजोम के दो लार्ज पार्ट टूटे तो एक बड़ा क्रोमोजोम बना, और दोनों क्रोमोजोम के दो छोटे पार्ट टूटे तो एक छोटा क्रोमोजोम बना। तो अब दो क्रोमोजोम से दो बनने चाहिए थे, लेकिन दो होने चाहिए, लेकिन बचा सिर्फ एक ही एग्जिस्ट किया। एक छोटा जो बना वो ऑलरेडी लॉस्ट हो गया, जिसके कारण 24 से क्या हो गया? 23 हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। देखिए हुआ क्या, नॉन डिस्ट्रक्शन फॉलोड बाय डिलीशन, ट्रांसलोकेशन फॉलोड बाय डिलीशन, डुप्लीकेशन तो नहीं होगा, ट्रांसलोकेशन फॉलोड बाय इन्वर्सन भी नहीं होगा, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्शन तो है नहीं, यानी कि ट्रांसलोकेशन फॉलोड बाय, ये देखिए यहां से टूटा और यहां पे आके ऐड हुआ तो ट्रांसलोकेट हुआ फिर डिलीशन हुआ, यानी कि ट्रांसलोकेशन फॉलोड बाय डिलीशन फॉलोड बाय, ठीक है। ट्रांसलोकेशन फॉलो मतलब यानी कि पहले डिलीशन हुआ और फिर उसका ट्रांसलोकेशन, मतलब ये जा करके किसी दूसरे आर्म्स पे बाइंड कर गया और ये छोटा डिलीट होकर के यहाँ पे आके बाइंड किया, ठीक है। तो पहले डिलीट हुआ और फिर वो ट्रांसलोकेट होकर के दूसरे क्रोमोजोम के लार्ज आर्म्स पे बाइंड किया, जिससे एक लार्ज क्रोमोजोम बना जो एग्जिस्ट किया, और स्मॉल क्रोमोजोम के डिलीशन और ट्रांसलोकेशन से एक स्मॉल पार्ट से एक स्मॉल क्रोमोजोम बना जो कि लॉस्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कैरी द ट्रांसजीन। अब देखिए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि इसमें पोटेंट सेल में क्या होता है कि सेल्स को जीन्स को क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है, जिसके बाद ये मास ऑफ सेल्स बनाते हैं जिसमें आपका जीन मौजूद होता है, और फिर इनका क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स में। तो चूंकि यहाँ पे हम डिफाइन नहीं करते हैं ये क्या होते हैं, पोटेंट सेल्स होते हैं, यानी कि इसमें ग्रोथ करने की क्षमता होती है, कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं एक तरह से। तो कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं तो मास ऑफ सेल्स बनाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद सोमैटिक या गैमेटिक डिफरेंशिएशन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि चूंकि जीन यहीं पे इंटर कर दिया गया था तो गैमेटिक और सोमैटिक दोनों सेल्स में आपका जो है आपका ये जो जीन है वो मौजूद रहता है, ठीक है। व्हाट इज द स्यूडोजीन्स? देखिए स्यूडोजीन्स क्या होते हैं कि कोई फंक्शनल जीन्स तो होते हैं, ठीक है, लेकिन किसी फंक्शनल प्रोटीन का निर्माण उनसे नहीं होता है, ठीक है। तो ये कोडिंग रीजन दैट कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू अ फंक्शनल प्रोटीन्स, ठीक है। एंड ओपेरॉन इज ओपेरॉन्स क्या होते हैं कि एक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल दैट टर्न्स जीन ऑन एंड ऑफ, सिर्फ यही काम थोड़ी होता है। क्लस्टर ऑफ रेगुलेटरी सीक्वेंसिंग कंट्रोलिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स, ये हो सकता है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। क्लस्टर ऑफ जीन्स दैट आर कोऑर्डिनेटली रेगुलेटेड, ये भी नहीं होगा। कोऑर्डिनेटेड प्रमोटर एंड ऑपरेटर एंड ग्रुप ऑफ लिंक्ड। अब देखिए इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो ये राइट ऑप्शन हो सकता है, ज्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये क्लस्टर ऑफ रेगुलेटरी सीक्वेंस तो है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स भी है, लेकिन यहां पे एग्जैक्टली चीजें दी हुई हैं, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड ग्रुप ऑफ लिंक्ड स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपका राइट आंसर होगा। पायरो सीक्वेंसिंग यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग? पायरो सीक्वेंसिंग में आपका इमल्सन पीसीआर यूज किया जाता है। नेक्रोट्रॉफिक प्लांट्स जो होते हैं नेक्रोट्रॉफिक प्लांट पैथोजेंस, आपके ये होस्ट सेल के पैथोजेंस को किल करते हैं, यानी कि जिस कॉज मिनिमम सेलुलर डैमेज, कीप सेल्स अलाइव, कॉजिटिव माइल्ड एंड नो, ये जिस प्लांट में ग्रो करते हैं उस प्लांट के सेल्स को क्या करते हैं? किल्स करते हैं, ठीक है।
ट्रांसजेनिक क्रॉप्स ऑक्युपाइंग द लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑक्युपाइंग एरिया क्या होता है? हर्बिसाइड्स के द्वारा, हर्बिसाइड्स से टॉलरेट सॉरी हर्बिसाइड से टॉलरेशन के लिए जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाए गए हैं वो सबसे ज्यादा अभी यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एसएस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट एसएनपी, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये आपको पता है कि ह्यूमन में 1.4 मिलियन ह्यूमन डीएनए के 1.4 मिलियन जगह पे पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है। ठीक है, इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है? तो इसको सीधे सीधे बात है कि इसमें का अगर आपको फुल फॉर्म मालूम हो तो नाम से ही पता चल जाएगा, SSCP यूज किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है सिंगल स्ट्रैंडेड कन्फॉर्मेशनल पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये एक तरह का मॉडिफाइड PCR प्रोसेस है। क्या है? PCR प्रोसेस है, जिसका यूज जो है SNP के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। SSR जो है सिंगल स्टैंडर्ड रिपीट सिंगल स्टैंडर्ड रिपीट एक तरह का क्या बोलते हैं, मार्कर है। जैसे कि आपका अलग अलग मार्कर्स होते हैं, ये बेसिकली आपको होमोलोगस और हेट्रोलोगस ऑर्गेनिज्म के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है SNP के डिटेक्शन में नहीं है। RT-PCR एक तरह का क्वांटिटेटिव टेस्ट है, तो इसका यूज नहीं किया जाता है। यानी कि आपका आंसर जो है डेफ इसमें यूज होगा ही नहीं, यानी कि SSCP जो है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटोक्रोम्स जीन्स इन अरेबिडोप्सिस थैलियाना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोकॉटिल इलोंगेशन, which one of the following phytochrome genes in Arabidopsis thaliana is responsible for hypocotyl elongation, flowering and seed germination? ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग जीन्स जो होते हैं, जैसे Arabidopsis की अगर बात की जाए तो इसमें 5 तरह के जीन होते हैं, A से लेकर के E तक, यानी कि फाई A, B, C, D और E। ठीक है, यहाँ पे A नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो सबसे ज्यादा होते हैं वो A और B होते हैं। ठीक है, ये और बी जो होते हैं वो मिल करके सबसे ज्यादा आपके जीन्स होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रोटीन बनाते हैं। और इसमें सबसे मतलब ये जो है जो फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं वो कौन सा फंक्शन इसमें, ये फंक्शन जो है किस जीन के द्वारा या प्रोटीन्स के द्वारा कोड होते हैं। तो इसमें ई जो है, जैसे आपका ई है, ये आपके कोल्ड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका डी जो है वो आपके इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका सी जो है वो आपके ब्लू लाइट सेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बाकी आपका ए जो है ये लाइट रिस्पॉन्स होता है, लाइट रिस्पॉन्स के लिए होता है। और बाकी ये जो प्रोसेस है आपके फाइटोक्रोम बी के द्वारा कोड किए जाते हैं, मतलब किए जाते हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन, ब्रेड व्हीट ट्राइकम एस्टिवम। ठीक है, आपका ये एक गेहूं का ब्रीड है, ट्राइकम एस्टिवम। ठीक है, अब ये किस तरह का ब्रीड है? तो आपको पता है कि प्लांट्स में सबसे ज्यादा पॉलीप्लोइडी मिलते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं हेक्साप्लोइडी है, टेट्राप्लोइडी है, डिप्लोइड, तो डिप्लोइड तो नहीं होगा पहली बात। अब बात आती है कि हेक्साप्लोइडी जो व्हीट होते हैं, जो ये ट्राइकम एस्टिवम है, ये आपका हेक्साप्लोइडी है। तो यानी कि आपका टेट्राप्लोइडी भी हट गया। अब ऑटो तो है नहीं, ऑटो क्योंकि ये एक तरह का ब्रीड है, मतलब हाइब्रिड, एक तरह से बोल सकते हैं हाइब्रिड है, तो ऑटोप्लोइडी नहीं होता है। ये आपका एलो हेक्साप्लोइडी, मतलब दो अलग अलग जो कैरेक्टर्स वाले और व्हीट ब्रीड हैं उनको मिला करके बनाया गया, तो ऑटो नहीं होगा, ये आपका एलो हेक्साप्लोइडी होता है। ठीक है, चलिए साइटोकाइन रिसेप्टर्स। साइटोकाइन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 कंपोनेंट ऑफ हिस्टिडीन काइनेज वाले होते हैं, जो कि फॉस्फोरिलेट करते हैं आपके टारगेट टारगेट मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, द BR2 जीन्स कोड अ P glycoprotein required for normal oxygen transport in corn. Which one of the following describe the phenotype of BR2 mutant? यहाँ ध्यान दीजिए, BR2 mutants, और ये किसका है?
ब्रैकाइट का, किसमें है आपके जो नॉर्मल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, कॉर्न में, ठीक है। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फिनोटाइप ऑफ BR2 म्यूटेंट्स। अब यहां ध्यान दीजिए, BR2 इसमें शॉर्ट इंटरनोड्स जो होता है वो आपके फिनोटाइप म्यूटेंट को जो है आपको कोड करता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which is the generation time of bacterial population that increases from 100 cell to 1000 cells in 3 hours of growth। अब देखिए कह रहा है कि 100 सेल से 1 लाख सेल्स बन रहा है कितने टाइम में, 3 घंटे में, यानी कि 180 मिनट्स में बन रहा है। तो अब कह रहा है जनरेशन टाइम हमको निकालना है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि ये जो जनरेशन टाइम होता है वो होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जनरेशन, यानी कि आपको T/N, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है NT = N0 मल्टीप्लाइड बाई 2⁴n, ठीक है। तो इसके जगह पे हम अपने अगर डाटा को रखें तो NT हमारा क्या हो गया, 1000 सेल्स, यानी कि N टाइम में आपका T टाइम में आपका N नंबर ऑफ सेल्स बन गया, यानी कि 10⁵ इक्वल टू N0 हमारा इनिशियल्स हो गया, यानी कि 10⁻² मल्टीप्लाइड बाई 2⁴n, ठीक है। अब इसको लॉग के फॉर्म में अगर हम लिखें तो log 10⁵ इक्वल टू log 10⁻², ये हो जाएगा n log 2, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉर्ट करें तो ये हो जाएगा log 10⁵ माइनस log 10⁻² डिवाइडेड बाई log 2 इक्वल टू n। अब इसको और सॉर्ट करें तो ये हो जाएगा log 5 का वैल्यू होता है 5, log 10⁵ का वैल्यू 5, 10 log 5 हो जाएगा, और मतलब बेस 10 हो जाएगा, और ये log 10⁻² का वैल्यू होता है 2, और log 2 का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे अगर हम डाल दें log 2 इक्वल टू n। तो इसको जब आप सॉर्ट आउट कीजिएगा log 2 का वैल्यू रख करके, तो n का जो वैल्यू है यहाँ पे मिलेगा आपको 9.96। तो यहाँ पे n का वैल्यू हमको क्या हो गया, मिल गया। टोटल टाइम हमको पता है कि कितना है, तो हम GT निकाल सकते हैं। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 3 × 60 डिवाइडेड बाई 9.96। इसको जब आप कीजिएगा तो 180 डिवाइडेड बाई 9.96, इसको कटिंग कीजिएगा तो मिलेगा, ये लगभग आपको 10 के इक्वल टू है, तो यानी कि 18 मिनट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ट्रांसपेरेंट बायोप्लास्टिक इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन। अगर सिर्फ बायोप्लास्टिक पूछता तो यहाँ पे हो जाता पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, लेकिन चूंकि ट्रांसपेरेंट बायोप्लास्टिक पूछ रहा है तो यहाँ पे पॉलीलैक्टेट जो होगा आपका यहाँ पे आंसर होगा। कह रहा है इन सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर द सेपरेशन इफिशियंसी इज फंक्शन ऑफ। देखिए सेपरेशन इफिशियंसी अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला होता है mv²/r। ये होता है mv जो होता है आपका, v जो होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी होते हैं, यानी कि वेलोसिटी और रेडियस जो बेसिक चीज होते हैं, तो बोथ रेडियस एंड स्पीड ऑफ द रोटर पे ये डिपेंड करता है। ग्रीन प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। देखिए ग्रीन प्रोसेस की अगर बात की जाती है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन को डिफाइन करता है। फॉर अ गिवन फ्लूइड एज द पाइप डायमीटर इंक्रीज द पंपिंग कॉस्ट। तो पाइप का अगर डायमीटर, जैसे मान लीजिए कि ये डायमीटर से अगर इसको डायमीटर को हम लोग ऐसे इतना बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ का स्पीड जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो इसलिए पंपिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए द क्रिटिकल रेगुलेटरी साइट इन द सर्किट ऑफ इमोशन। देखिए इमोशंस, फियर, हैप्पीनेस, ये जो भी कंडक्ट करता है वो आपका ब्रेन का इमिगडाला पार्ट कंट्रोल करता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पिरामिडल न्यूरॉन्स नहीं होगा, मोटर न्यूरॉन्स, देखिए न्यूरॉन्स तो होगा ही नहीं, पूरे ग्रेन्यूल सेल्स। देखिए
एक न्यूरॉन्स में बहुत सारे ग्रेन्यूल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम न्यूरॉन्स की अपेक्षा ग्रेन्यूल सेल्स की बात करें तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा, क्योंकि एक न्यूरॉन में बहुत सारे ग्रेन्यूलर सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे ग्रेन्यूलर सेल्स आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। चलिए, अब बात आती है हंटिंगटन डिजीज इज कॉज्ड बाय द डीजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स। देखिए, हंटिंगटन डिजीज क्या है, आपका क्रोमोजोम नंबर 4 के HTT जीन में म्यूटेशन के कारण ये होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका बेसल गैंग्लिया जो है और कॉर्टिकल रीजन्स जो है, बेसल गैंग्लिया और कॉर्टिकल रीजन्स का होता है, उसमें न्यूरॉन्स का डीजेनरेशन होने लगता है, जिससे बहुत सारे सिम्टम्स उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि डिमेंशिया, पिक्चरिक सिम्टम, मूवमेंट ऑफ कॉर्निया, कई सारे जो है डिसफंक्शन होने लगते हैं। द फंक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर इज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम द, देखिए पाइलोरिक स्फिंक्टर और कार्डियक, देखिए ये जैसे मान लीजिए ये आपका ओएसोफेगस हो गया और यहाँ पे सी शेप्ड बनाते हुए आपका बनता है स्टमक, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के स्टमक और यहाँ पे आता है आपका डिओडेनम, तो ये हो जाएगा स्टमक और ये हो गया आपका डिओडेनम। तो दो स्फिंक्टर होते हैं, एक स्फिंक्टर यहाँ पे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ से, स्टमक से डिओडेनम में खुलता है, और कार्डियक स्फिंक्टर किसको कंट्रोल करता है, ओएसोफेगस से स्टमक को। तो अगर बात पाइलोरिक की हो रही है तो ये डिओडेनम से स्टमक में बैक फ्लो को रोकता है, क्योंकि बात बैक फ्लो की हो रही है तो बैक फ्लो किससे होगा, डिओडेनम से आपको स्टमक में बैक फ्लो से रोकता है, तो डिओडेनम टू स्टमक, ठीक है। चलिए, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टमक हाईएस्ट इसका टीरेटोमा। देखिए टीरेटोमा क्या होता है कि डिफ्रेंसिएशन के समय, सेल्स डिफ्रेंसिएशन के समय जो एक ट्यूमर्स बनता है, उस फॉर्मेशन को हम एक तरह का ट्यूमर है जो सेल्स डिफ्रेंसिएशन के समय बनता है। और सेल्स का सबसे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन जो होता है फीटस स्टेज यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। तो यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ही होगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ द अर्ली स्टेज ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अर्ली स्टेज में जैसे कहीं भी चोट लगता है या छोटा सा भी होता है तो आप देखते हैं कि उस जगह पर रेडनेस हो जाता है। ये रेडनेस क्यों होता है कि जहाँ पे भी चोट या घात लगता है वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, परमिएबल हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं और परमिएबल्स हो जाते हैं न्यूट्रोफिल्स के लिए। और ये चोट वाले जगह पे न्यूट्रोफिल्स जमा होने लगते हैं, जिसके कारण रेडनेस हो जाता है, हीटिंग हो जाता है वहां पे और पेनफुल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रोफाइल्स दैट द पर्टिकुलर साइट, ठीक है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन अर्ली स्टेज में, एक्यूट इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल्स का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी माइस एंड न्यूड माइस डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर। देखिए न्यूड माइस क्या होता है, जिसमें थाइमस एब्सेंट होता है। क्या होता है, थाइमस एब्सेंट होता है। तो थाइमस एब्सेंट होगा तो उसमें क्या होगा कि आपका टी सेल्स नहीं होगा। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंस माइस एंड न्यूड माइस डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। चलिए, स्मॉलर लिपिड कंटेनिंग इनवेलप्ड एनिमल वायरस बिलोंग टू फ्लेवोवायरिडी। ये आपको देखिए, ये चीजें जो है आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पता नहीं है तो कोई लॉजिक नहीं लगाना है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना है सीधे सीधे और आ जाना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक सेल इज फाउंड इन ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन में आपका प्लाज्मा सेल्स आता है। ये इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है और ये आपके ICMR में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पता हो तभी हाथ लगाना है। रोल्स ऑफ डाइएटम इन द ओशियन, देखिए ये आप सब लगा सकते हैं, ये आपका लॉजिकल क्वेश्चन है। डाइएटम्स है, ये आपके सरफेस के ऊपर तैरता रहता है, तो ये आपके प्राइमरी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, वन ऑफ द फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपको पता है एजोटोबैक्टर, ठीक है। द प्रोमिनेंट ग्रुप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन मैरीन बायोकोरोजन। देखिए मैरीन बायोकोरोजन में आपका सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। ये भी आपको अगर आपको पता हो तभी देखना है, सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि
ट्रोफोस्फेरिक जो रीजन है उसके नीचे क्या होता है, हीटिंग होने लगता है। ट्रोफोस्फेरिक में ओजोन लेयर फैल जाता है, जिसके कारण जो आपके क्या बोल सकते हैं, हायर वेवलेंथ के जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, सन रेज, वो ऊपर नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण नीचे का टेम्परेचर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वार्मिंग इफेक्ट आप बोल सकते हैं। कूलिंग नहीं होगा, आपको पता है। रेनफॉल इंक्रीज कैसे होगा, आप तो डिक्रीज हो रहा है। डिजर्टिफिकेशन भी नहीं होगा। चलिए, हाई बीओडी वैल्यू इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट इज इंडिकेशन ऑफ, देखिए बीओडी जब ज्यादा हो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तभी बढ़ता है जब माइक्रोब्स का संख्या ज्यादा हो, मतलब नंबर ज्यादा हो, क्वांटिटी ज्यादा हो, तभी ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ताकि माइक्रोब्स को किल करके डिफाइज किया जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, पॉल्यूशन फ्री सिस्टम नहीं होगा, हाईली पॉल्यूटेड सिस्टम ड्यू टू एक्सेसिव न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो पॉल्यूशन जब ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन का डिमांड वहां पे ऐसे ही बढ़ जाएगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट द क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ, देखिए क्लाइमेक्स स्टेज में क्या होता है कि जितना कंजप्शन होता है और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सॉरी जितना प्रोडक्टिविटी होती है उतना ही कंजप्शन होता है, क्योंकि क्लाइमेक्स लास्ट स्टेज है, तो वहां पे इक्वल टू कंजप्शन हो जाएगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू कंजप्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यू हैव आइसोलेटेड एन इंडियन स्ट्रेन ऑफ अ फेज, ये वेक्टर है, यू मेजर द न्यूक्लियोटाइड बेस्ड कंटेंट ऑन द फेज एंड फाइंड द रिजल्टेंट। ए इतना है, जी इतना % है, एंड लाइकली % ऑफ टी एंड सी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे ए का % कितना है, 40% है, और जी का % कितना है, 10% है। व्हाट आर द लाइकली % कंटेंट ऑफ टी एंड सी। तो ए 40% है, तो ए का किससे होगा, टी से, तो ए 40% है तो टी भी कितना होगा, 40% होगा, और जी कितना है आपका, 10% है, तो जी का पेयरिंग किसने होता है, सी से, तो ये 10% है, तो ये भी आपका 10%, यानी कि टी जो है वो 40% हो जाएगा, और सी जो है वो 10% हो जाएगा। टी 40% और सी 10%, क्योंकि ए की पेयरिंग टी से होती है, तो जितना ए उतना टी। जी की पेयरिंग सी से होती है, तो जितना सी उतना टी। अब देखिए, अब सबको मिलाइएगा तो आपका 100% हो जाएगा। 40% और 10%, 50%, और इधर भी 40% और 10%, 50%, 50%, 100%। ठीक है, चलिए, क्लस्टर एनालिसिस इन डीएनए माइक्रोएरे एक्सपेरिमेंट्स रेफर्स टू। ठीक है, अब देखिए क्लस्टर एनालिसिस देखा जाए और माइक्रो एरे की अगर बात हो रही है तो जीन्स दैट आर क्लस्टर टुगेदर नहीं होगा, क्लस्टर प्रोटीन्स, जीन्स दैट आर लाइकली टू वर्क इन कंटेंट ऑफ द सेल, क्लस्टर ऑफ सी डीएनए यहाँ पे नहीं होगा, जीन्स दैट लाइकली टू वर्क इन कंसर्न इन द सेल, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लगता है आंसर यहाँ पे होगा। एक बार आप चेक कर सकते हैं वैसे इसको। A sample of homomultimelic protein containing 1 atom of iron per polypeptide, which amount is 0.5% by weight. Gel filtration indicate that molecular weight of multimer is 20 kilodalton. The maximum number of subunit that protein may have is assumed that the atomic weight. अब देखिए कह रहा है कि जब जेल फिल्ट्रेशन किया गया तो जो प्रोटीन का बैंड था वो कितने पे आया, 20 किलो डाल्टन पे आया। ठीक है, लेकिन और ये क्या है, एक मल्टीमेरिक प्रोटीन है, यानी कि इसमें एक से ज्यादा सब यूनिट है। अब वो एक से ज्यादा सब यूनिट है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, यानी कि अलग अलग सब यूनिट हो सकते हैं। अब इस 20 किलो डाल्टन का 56% सॉरी 0.56% आपका क्या है, ये आयरन का वेट है, यानी कि 20 किलो डाल्टन का 0.56%। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर 20 किलो डाल्टन का हम लोग 56%, पहले 56 निकालते हैं, तो 56% हम लोग अगर निकालते हैं तो 100 होगा, और यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो 0 कर दिए, यानी कि 200 गुना 56। ठीक है, और डिवाइडेड 56 दूना हो जाएगा
112, इस पे डबल जीरो। अब ये अब 56% ना होकर क्या है, अब ये एक्चुअली कितना है 0.56%। तो इस पे एक जीरो और लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 11,200। इस पे 11,200, लेकिन ये क्या है 0.5, तो 56% हो जाएगा 11,200, लेकिन ये क्या है 0.5% है। तो इसमें से ये 2 जीरो हम लोग आसानी से हटा सकते हैं, यानी कि इतना जो है हमारा 0.112 किलो डाल्टन, ठीक है ना, किलो डाल्टन या 112 डाल्टन, ये हो जाएगा हमारा किसका वेट, आयरन का। तो 20 किलो डाल्टन में से अगर आप 112 डाल्टन घटा दें तो ये आपको हो जाएगा 20,000 डाल्टन में से 112 डाल्टन घटा दिए, जो आया वो आपका प्रोटीन का एक्चुअल वेट हो जाएगा। लेकिन इससे अगर कम करेंगे तो अब इसमें से अगर जैसे 3 करेंगे तो ये 3 में कितना हो जाएगा, लगभग 20 किलो डाल्टन है, तो 3 का मॉलिक्यूलर वेट कीजिएगा तो ये आपको 10 से कम हो जाएगा। तो 10 से कम हो जाएगा तो 8 किलो डाल्टन 9 किलो डाल्टन का हो जाएगा। 4 कीजिएगा तो उससे तो 4 5 तो पहले ही हट गया, 3 या 2 में से होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली अगर देखा जाए तो कम से कम मल्टीमेरिक प्रोटीन के लिए एक जो सब यूनिट होना चाहिए वो 10 के आसपास होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2 मैक्सिमम जो होगा वो 2 होना चाहिए मोस्ट अप्रोप्रिएटली। 3 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका 2 ही होना चाहिए। मुझे लगता है एक बार आप चेक कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीमेरिक जो मैक्सिमम सब यूनिट होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। A tripeptide has an amino acid composition lysyl phenylephrine densyl chloride treatment produces DNS phenyl. The peptide is not cleaved by trypsin. अब देखिए ट्रिप्सिन का जो क्लीवेज साइट होता है वो होता है C टर्मिनल ऑफ लाइसिन, ठीक है। तो यहाँ पे C टर्मिनल ऑफ लाइसिन देखा जाए तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यानी कि द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड, द ट्राइपेप्टाइड हैज एन अमीनो एसिड कंपोजिशन डेंसाइल क्लोराइड, द पेप्टाइड इज नॉट क्लीव्ड कर रहा है। तो C टर्मिनल ऑफ लाइसिन कहाँ मिलेगा, इसमें मिल जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा। यहाँ भी मिल सकता है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं मिलेगा और यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो प्रोलीन है वो लाइसिन के साथ है, और यहाँ पे जो प्रोलीन है वो लाइसिन से अलग है। तो यानी कि इसको वो कट कर सकता है। तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वो आपका ये आंसर होगा। ये एक एक्सेप्शन होता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा आपका नंबर 1 होगा, ठीक है। चलिए, यू हैव बीन गिवन 2 अनलेबल्ड सैंपल ऑफ PTH लाइसिन विच हैज बीन डिराइव्ड बाय द अल्फा एमिनो एंड एप्सिलॉन एमिनो। लाइसिन में होता है, आपको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक में यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 2। देखिए, किसी भी एमिनो एसिड में आपको पीके वैल्यू जो होता है वो डिस्टिंग्विश करता है। वो चाहे आपका एमिनो ग्रुप हो, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, और ये इस डिस्टिंग्विश को हम कहते हैं pH टाइट्रेशन। तो pH टाइट्रेशन के बेस पे कि किस pH पे वो जाके न्यूट्रलाइज होता है, उस बेस पे हम लोग जाके मतलब किस pH पे वो अपना हाइड्रोजन आयन छोड़ता है, किस pH पे वो हाइड्रोजन आयन लेता है, दैट इज कॉल्ड pH टाइट्रेशन या न्यूट्रलाइज होता है। तो इस बेस पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पॉलीटीन क्रोमोज इज जनरेटेड ड्यू टू, देखिए पॉलीटीन क्रोमोजोम जो होता है वो एक जीएंट क्रोमोजोम यानी कि बहुत बड़ा क्रोमोजोम होता है, जीएंट क्रोमोजोम होता है। तो जीएंट क्रोमोजोम है जिसमें मैक्सिमम कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ क्रोमोजोम लगे होते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ क्रोमोजोम कब लगेंगे, जब क्रोमोजोम बना या डीएनए बना लेकिन सेपरेट नहीं हुआ, तो वो उस तरह के क्रोमोजोम बन जाते हैं, ठीक है। देखिए ये पेयरिंग बोल रहा है, नहीं होगा, एक्सटेंशन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए रिपीटेड डीएनए रेप्लिकेशन इन डीएनए विदाउट सेग्रीगेशन। देखिए रेप्लिकेशन तो हुआ लेकिन सेग्रीगेशन नहीं हुआ, तो क्या बनेगा, आपका पॉलीटीन क्रोमोजोम बन जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ मैन of blood group AB marries a woman of blood group A whose father was of blood group O, to what different blood group can be man of woman expect their children to belong। अब ध्यान दीजिए, एक मैन का ब्लड ग्रुप AB है और उसने A से शादी कर लिया, AB है और उसने शादी किया A से। whose father was blood group O, मतलब इसके फादर जो थे उनका ब्लड ग्रुप O था। टू व्हाट डिफरेंट ब्लड ग्रुप कैन बी दिस मैन एंड वोमेन एक्सपेक्ट। अब देखिए वो अब इनके फादर का, अब तो ये तो पता है कि इसमें जो अलील होगा वो
ए और बी ही होगा। लेकिन अब चूंकि ए है तो इसमें अलील क्या होगा पता नहीं है, लेकिन उसने फादर का ब्लड ग्रुप बता करके ये क्लियर कर दिया है कि उसका ब्लड ग्रुप ए ना हो करके, क्योंकि ए के लिए ए भी होता है और ए आई भी होता है। अब ये फादर का आई रहा होगा और मदर का ए रहा होगा, वो चाहे ए हो चाहे आई हो, तो मदर से इसको ए मिला होगा और इधर से ए आई मिला होगा। ठीक है, तो इसका यानी कि अलील हो जाएगा ए आई। ठीक है, अब यहां देखिए ए और बी गैमिट बनेगा और इसका बनेगा ए और ये। ठीक है, अब देखिए, अब इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे और फिर इसको इससे। अब क्या बना ए यानी कि ब्लड ग्रुप ए आई यानी कि ब्लड ग्रुप ए, फिर बना बी ए यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी, और बी आई यानी कि बी आई यानी कि ब्लड ग्रुप बी, यानी कि ए बी और ए बी और बी, तीन तरह के ब्लड ग्रुप इसमें बनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर किसी को परेशानी हो रही है तो उसको चैनल को जरूर इस चैनल को जरूर शेयर करें। और इस पे हम लोग ICMR, DBT, CSIR, UGC नेट का क्वेश्चन कंटिन्यूअसली अपलोड कर रहे हैं। चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक आसानी से पहुंच पाए और आप जो है अपना प्रिपरेशन आसान बना सके। थैंक यू सो मच। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।